हेलो फ्रेंड्स, मैं जय मध्यानी, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो टैली के ऊपर है। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गई है। और इससे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें टैली में जीएसटी की एंट्रीज वगैरह मारने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी वीडियो इसी के ऊपर है, ताकि जिन्हें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जीएसटी की एंट्रीज मारने में टैली में, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकूं और उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आज की टॉपिक है कि आप कैसे मल्टीपल लेजर्स का यूज़ करते हुए टैली में जीएसटी के अंदर मल्टीपल रेट्स के आइटम की एक ही यानी कि सिंगल इनवॉइस क्रिएट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में कुछ अनाउंस भी करूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोगों ने मुझसे जो कमेंट किए, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के लास्ट में उनके भी आंसर दे पाऊँ। फ्रेंड्स, और एक बात है कि आप मुझे एज ए फ्रेंड ट्रीट करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे सर वगैरह कह रहे हैं, जबकि वो मुझसे उम्र में मुझे लगता है कि वो बड़े हैं। मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करें तो हमारे बीच एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार होगा, जिससे कि आपको भी क्वेश्चन पूछने में इजी होगा, मुझे भी आंसर देने में इजी होगी। तो आप लोग फ्रेंड की तरह ट्रीट करें मुझे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत से लोग मुझसे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें सिर्फ ये बोलता हूं कि आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं आपको तुरंत जवाब नहीं दे रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मुझे भी उस चीज़ को खोजने में टाइम लगेगा जो आप क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। तो आप कमेंट्स तो करना बंद नहीं करें, आपके जो भी कमेंट्स हैं आप वो करते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स के आंसर दे पाऊँ, चाहे तुरंत या उसके ऊपर मैं वीडियो बना पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बंद करेंगे नहीं करना। और एक बात मैं बता दूँ कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग टीचर हैं, बट वी आर नॉट टीचर, वी आर स्टूडेंट्स। हम सबको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखना होता है। एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं। जैसे आप कुछ कमेंट्स करते हैं तो हो सकता है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह की प्रॉब्लम्स आती हों और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स आती हों। तो आप जब कमेंट करते हैं या कोई भी किसी के साथ जो शेयर करता है अपनी बात, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि सामने वाले को अगर उस बात की नॉलेज नहीं होती या उसने कभी उस बारे में सोचा नहीं होता है, तो उसे भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट जरूर करें। हो सकता है कि मेरी भी उससे एक्सपीरियंस बढ़ती जाए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, मेरे में क्या होता है, सबके में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होती है, सबकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें भी अलग अलग होती है। तो आप कमेंट्स जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि या तो आपको तुरंत उस कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूं, अदरवाइज मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। क्योंकि आप फ्रेंड्स जानते हैं जीएसटी सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी नहीं है। जितने भी लोग हैं अभी जीएसटी के ऊपर कोई भी 100% क्लियर नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ, मैंने आज तक इससे पहले जो भी वीडियोस बताई हैं उसमें मैंने कहीं पर कुछ अगर मिस्टेक्स वगैरह की हैं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर आपने इस जगह ये यूज़ किया है, तो मैंने उन्हें कमेंट में बता दिया कि नहीं, मुझसे मिस्टेक हुई है वीडियो वगैरह में। तो आप लोग भी अगर देख रहे हैं और लग रहा है आपको कि कहीं पर मुझसे मिस्टेक हुई है, तो वो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊँगा वो एक परफेक्ट तरीके से बताऊँगा और आज मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हो। और आज जो आप सीखेंगे मुझसे वो 100% श्योर हो कि आप विथ कॉन्फिडेंट आप उस पर इनवॉइस काट सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि अगर हम टैली इंस्टॉल कर लेते हैं 6.0.2 जो इसका रिलीज वर्जन है जीएसटी के लिए, तो सबसे पहले हमें जाना होगा फीचर्स में जाने के बाद हमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाना होगा। यहाँ पर हमें इसे जीएसटी को यस करना होगा। इसके बाद इसमें जीएसटी को यस करते हुए यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी होगी। मैं बाकी डिटेल्स आपको यहाँ नहीं दूंगा, मेरी पिछले वीडियो में आप जाके देख लें। इस तरीके से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ एंट्रीज पास करके रखी हैं। और मैं आपको सबसे पहले एक और बात बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कॉमन लेजर यूज़ करें या मल्टीपल लेजर्स यूज़ करें फॉर एंट्री, सेल्स के लिए या चाहे परचेज के लिए। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब कि अगर आप एक ही रेट के प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप मल्टीपल लेजर यूज़ मत कीजिए, आप सिंगल लेजर ही यूज़ कीजिए, यानी कॉमन लेजर्स आप यूज़ कीजिए। इट्स बेटर फॉर यू।
क्यों? इसके पीछे रीज़न है कि आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको मालूम है मेरा एक ही रेट का प्रोडक्ट है, तो आपको उस समय कुछ छांटने वटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और ना ही आपको अलग से कोई रिपोर्टिंग वगैरह देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और सिंगल लेजर यानी कॉमन लेजर को यूज़ करने की क्या बेनिफिट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे क्या है कि आपके प्रोडक्ट्स पे अगर आपने रेट डिफाइन कर दिया तो आप क्या जब एंट्रीज वगैरह पास करेंगे तो आपको दिमाग में ये रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या रेट्स हैं क्या रेट्स नहीं है, और आप एक ही इनवॉइस के अंदर अलग अलग रेट्स की बिलिंग कर सकते हैं। वो आप मल्टीपल लेजर्स में भी कर सकते हैं, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें आपको ये चीज़ तो आपको कहीं पर भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि किस रेट्स के अंदर किस आइटम के अंदर कौन से रेट्स की टैक्स आपको लगानी, क्योंकि जब आपने कॉमन लेजर सेलेक्ट किया है तो आपने जो आइटम में डिफाइन कर दिया वो ऑटोमेटिक टैली आपकी कैलकुलेट कर लेगा। तो सबसे पहले आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि क्या मैं एक रेट की आइटम कर रहा हूँ डील। अगर आप कर रहे हैं तो देन यू कैन यूज़ कॉमन लेजर। बट अगर आप कई रेट्स के आइटम्स डील कर रहे हैं यानी कि 18%, 12%, 28%, 5%, उस सिचुएशंस में अगर आप रिपोर्टिंग ना देखना चाहते हो, यानी कि आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आप सीधे लिख देंगे CGST इतना, SGST इतना, IGST इतना, परचेज इतना, सेल इतना, उस सिचुएशन में अगर आप रिटर्न में फुल डिटेल नहीं देते हैं या आपसे जो आपके लॉयर्स वगैरह आपसे फुल डिटेल नहीं मांगते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉमन यानी कि सिंगल लेजर्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपसे फुल डिफाइन में मांगी जाएगी रिटर्न के टाइम में कि आप B2B के लिए अलग बताइए, B2C के लिए आप अलग बताइए। B2B के लिए तो आपको पूरी डिटेल देनी होगी कि किस किस पार्टीज़ को आपने कितना कितना किस किस रेट्स के माल आपने सेल किए हैं या परचेज किए हैं। और B2C में आपको क्या है कि पूरी एक जो अमाउंट है टोटल आपकी पूरे महीने की वो आपको देनी होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आप मल्टीपल लेजर्स यूज़ करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट है। पहले मेरी एक कन्फ्यूज़न थी, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कन्फ्यूज़न के ऊपर कि टैली में क्या कन्फ्यूजन्स हैं। तो उस वक्त मैंने आपको बोला था क्या मैं एक बिलिंग के अंदर मल्टीपल लेजर्स यूज़ करूं और मैं अलग अलग रेट्स की बिलिंग कर सकता हूं। तो इट्स पॉसिबल इन टैली, क्योंकि मैं भी अब उस चीज़ के लिए अपडेट हो चुका हूं। मैंने कहा था जिस दिन मैं अपडेट हो जाऊंगा आपको भी 100% अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपके अलग अलग रेट्स हैं के आइटम्स डील कर रहे हैं, अलग अलग टैक्स रेट्स के आइटम्स डील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम रिपोर्टिंग भी अच्छे से देखें, सबकी अलग अलग रिपोर्टिंग देखें, हम मतलब एक ही में मिक्सअप ना हो और आप B2B B2C के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ तरीका, आप उसे ट्राई करें। और हाँ, जिन्हें कॉमन लेजर्स वगैरह सीखना हो तो मेरी उसके लिए अलग से वीडियोज़ हैं, आप वहाँ जाके देखें, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको कॉमन लेजर्स वगैरह क्रिएट करने। थोड़ा बहुत तो हिंट मैं इस वीडियो में भी आपको दे ही दूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चलते हैं डे बुक की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको परचेज इनवॉइस दिखाऊंगा कॉमन लेजर की। ये आप देखिए, मैंने ये परचेज इनवॉइस परचेज वाउचर ओपन कर लिया। मैंने ये ऑलरेडी एंट्री मार के रखी, इसीलिए मैं आपको डे बुक में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप 1 जुलाई कर लेंगे क्योंकि GST 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रही है। लेकिन कुछ लोग की क्वायरीज आ रही हैं कि सर मैं तो GST आने से पहले अकाउंट्स ओनली यूज़ करता था, अब मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इन्वेंट्री का। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो आप कंपनी जब आपने क्रिएट की होगी तो आपने अकाउंट्स ओनली सेलेक्ट किया होगा, तो आप कंपनी इन्फो में जाइए, एल्टर में जाइए, अपनी कंपनी सेलेक्ट कीजिए, उसके अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद आप वहाँ पर कंपनी ओनली के जगह पे आप अकाउंट्स ओनली की जगह पे आप अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंपनी को एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आपके में इन्वेंट्री के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मल्टीपल लेजर्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं आप, तो क्या होगा कि आप जिससे परचेस करें मे बी वो कॉमन लेजर यूज़ कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा आपके साथ कि आप परचेज जिससे कर रहे हैं उसने क्या कि 18% और 28% की एक ही बिलिंग कर दी परचेज के टाइम में और एक ही बिल के अंदर कर दिया। तो आपको क्या होगा, अगर आप मल्टीपल लेजर्स यूज़ कर रहे हैं और मेरे जो पिछले वीडियो उस तरीके से यूज़ करेंगे तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि आपको उसके लिए परचेज के 2 वाउचर्स बनाने होंगे, एक 18% के, एक 28% के, लेकिन बिलिंग नंबर सेम रखनी होगी। लेकिन ये जो आज मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इसमें आप एक ही इनवॉइस में सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो परचेज वाउचर में जाएंगे और उसके बाद एक चीज़ आप यहाँ पर बंद कर देंगे,
ये आप देख सकते हैं F12 मैंने प्रेस किया, इसमें यूज कॉमन लेजर्स अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन, इससे आप नो कर देंगे। इसे नो करने के बाद आप सिंगल इनवॉइस में, चाहे वो सेल हो या परचेज की वाउचर हो, आप उसमें जाएंगे। मल्टीपल लेजर्स भी आप आपने यूज़ किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप मल्टीपल रेट्स के आइटम एक ही इनवॉइस में और मल्टीपल लेजर्स के साथ सिंगल इनवॉइस में कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पर डेट सेलेक्ट की, अब मैं यहाँ पर आपको पार्टी लेजर भी दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करेंगे। ये इस तरीके से मैंने जैसे परचेज किया, सन्डे क्रेडिटर सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने कई वीडियोस में ये बात बताई है कि इसकी बेनिफिट क्या है, क्योंकि आपको ट्रैक करना होगा जो भी आपने एडवांस दिया है उसके लिए। ये आप कैसे करेंगे, फीचर्स में चले जाएंगे, जो F11 होता है उसमें जाके अकाउंटिंग फीचर्स होगा, वहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आपको ये दिखेगा, वहाँ से आप यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये मेरा बिहार यानी कि लोकल डीलर है जिससे मैं माल परचेस करता हूँ, मैंने यहाँ सब फिल कर दिया। इसका GST नंबर वगैरह भी मैंने फिल नहीं किया है, आप फिल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मुझे दे रहा है कि आपने फिल नहीं किया, मैंने इसे स्किप कर दिया क्योंकि मैं आपको आज सिर्फ एंट्रीज समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ फिल नहीं किया है। फ्रेंड्स, जैसे ये मेरा आइटम आप देख रहे हैं, ये मेरा 18% का आइटम है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल और एंटर प्रेस करता हूँ इसके अंदर जाने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पर ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18% यहाँ पर मैंने डिफाइन किया। यहाँ पर आप HSN कोड डाल देंगे। तो HSN कोड आपको डालने के लिए आप सोचेंगे कैसे डालेंगे, क्योंकि कई लोग आपको कह रहे हैं कि HSN फाइंडर या उसकी वेबसाइट्स है, मेरे चैनल में भी है, उसकी वेबसाइट में आप कैसे जाके प्रोडक्ट के HSN कोड मतलब सर्च करेंगे। तो उसमें आपको क्लियरली, आप लोग CA नहीं है, लॉयर नहीं, एक आप कॉमन मैन है, तो वो सर्च करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपसे मैं सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि आप जो बिल आता है, जैसे जैसे बिलिंग आती जाए आपको, उस तरीके से आप अपने स्टॉक्स को अपडेट करते रहें। उसमें आप HSN कोड इस तरीके से जाके वहाँ पर अल्टर करके वहाँ पर फिट करते रहें। आपके में अगर पूरी ऑप्शंस नहीं आनी है सारी, तो यहाँ पर F12 है, यहाँ पर सबको यहाँ पर यस कर लेंगे और उसके बाद ये ऑप्शंस आपके में एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप अपना डिफाइन कर देंगे प्रोडक्ट्स के अंदर रेट्स, उसके बाद गुड्स सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से एंटर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हो गया यहाँ तक आपका। इस तरीके से मैंने आइटम डाल की क्वांटिटी और रेट्स वगैरह फिट कर दी। अब यहाँ पर मैं जब एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये एक आपके सामने आके विंडो ओपन हो जाएगी अकाउंटिंग डिटेल्स की। यहाँ पर अब आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब हर आइटम के बाद अगर आप इस तरीके की एंट्री करना चाहते हैं कि मल्टीपल लेजर्स भी आप यूज़ करना चाहते हैं और आप एक ही इनवॉइस के अंदर अलग अलग रेट्स के प्रोडक्ट को भी डील करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए आपको ये जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आपको नो करने बोला, नो करेंगे तो आपको इस तरीके से आएगा। आप हर आइटम्स के लिए इस तरीके से चूज़ करेंगे। इंट्रा स्टेट मीन्स होता है कि आप अपने ही राज्य के अंदर सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, और इंटर स्टेट का मतलब होता है आप अनदर यानी कि अदर स्टेट से परचेज या सेल कर रहे हैं। तो मैंने ये इंट्रा स्टेट का परचेज लेजर बनाया हुआ है। अब मैं ये भी आपको दिखाई देता हूँ। हो सकता है मे भी आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो, तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से क्रिएट करना है, इस तरीके से जाना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई रेट्स वगैरह डिफाइन नहीं किए, यहाँ मुझे कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने नाम इसलिए दिया ऊपर में ताकि आपको, अगर आप यहाँ डिफाइन कर भी देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि आप जब इसे 18 के लिए यूज़ करेंगे तो आप डिफाइन कर भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। लेकिन अगर आप नहीं भी डिफाइन करते हैं तो ये सिर्फ आपको PL या बैलेंस शीट में जो अलग छांटने की मैंने बात की रिटर्न के टाइम पर, तो उसके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर मार्किंग यानी कि नेम मार्किंग कर दी है कि वो क्या रेट्स का प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप परचेज टैक्सेबल, क्योंकि जब आप अपने स्टेट से परचेज करें या सेल करें तो सेल के टाइम सेल टैक्सेबल, परचेज के टाइम परचेज टैक्सेबल चूज करेंगे क्लासिफिकेशन, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में। तो कैसे आप चूज करेंगे, ये पॉपअप आपके सामने खुलेगा, तो आप यहाँ पर इस तरीके से P लिखेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आ गए हैं। यहाँ पर आप परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से फिर आप अनदर आइटम, ये मेरी आइटम है आपको 28% की। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको इसके अंदर दिखा भी दूंगा, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आइटम्स वगैरह क्रिएट करना नहीं बताऊंगा, ये तो आप समझ जानते ही होंगे अगर आप टैली यूज़ करते होंगे। बस यहाँ पर इसकी जो इसमें GST के अंदर जो भी इसमें चेंजेस आए हैं वो यहीं पर आए हैं स्टेचुरी इन्फॉर्मेशन में, बाकी तो यहाँ पर सब प्रोसेस सेम ही है यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको सब डिटेल में दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 28% डाला हुआ है और इस तरीके से मैंने किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने
सॉरी, मैंने यहाँ पर इंटर स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पर इंट्रा स्टेट करूँगा 28%। परचेज टैक्सेबल है। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो आपने फ्रेंड्स देखा कि किस तरीके से मैंने 28% और 14% जीएसटी वाले आइटम्स को एक ही बिल के अंदर किया है इंटर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी 9%, ये उसी के ऊपर कैलकुलेट करेगा। जो जो आइटम्स में आपने डिफाइन करके रखे हैं ये उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। आपको सिर्फ नीचे में जो जो रेट्स के आपने आइटम्स डालें, जैसे मान के चलिए अगर आपने 12% वाला आइटम भी डाला होता तो आप इस तरीके से क्रिएट करते हैं इनपुट सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो वो आप यहाँ पर लेजर्स को ले आते, तो क्या होता कि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता। आपको वहाँ ऊपर आपने डिफाइन कर दिया, नीचे आपको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ये अपने कैलकुलेट कर लेगा। अब फ्रेंड्स रही बात कि आप इनपुट लिखें या ना लिखें, यानी कि आप CGST @ 9% अगर लिखें तो इससे क्या बेनिफिट है, इनपुट लिखने से क्या आपको लॉसेस हो सकते हैं। लॉसेस तो कुछ नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट का, लेकिन अगर आप CGST @ 9% करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप ये सेल और परचेज दोनों के लिए एक ही लेजर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब टैली के अंदर क्या है कि जैसे आपने अलग तो कर दिया 9%, 14% सबको अलग कर दिया, ये तो आपका अलग हो गया कि अब 9% का 9% में दिखेगा बैलेंस शीट में, 14% का 14% में दिखेगा, लेकिन आपने इनपुट और आउटपुट वहाँ लिखा नहीं, तो आप दोनों के लिए यूज़ करेंगे। तो होगा क्या, टैली में जब आप बैलेंस शीट के अंदर जाके देखेंगे तो क्या होगा, एक आपको क्रेडिट साइड दिखेगा, एक आपको डेबिट साइड दिखेगा। डेबिट साइड आपको इनपुट दिखता है यानी कि परचेज का दिखेगा, क्रेडिट साइड आपको अंदर आप जाके देखेंगे तो सेल का दिखेगा, और वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। वैट के टाइम ऑटोमेटिक जल्दी एडजस्ट नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा आपका। जो मान के चलिए सपोज दैट आपका इनपुट ज़्यादा है तो आपको इनपुट साइड जो बाहर आप देखेंगे, बाहर CGST का कॉलम मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाहर आप अगर CGST का कॉलम देखेंगे तो उसमें आप बाहर जो देखेंगे, तो अगर आपका डेबिट साइड दिखा रहा है दैट्स मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि वो डेबिट साइड यानी कि आपका इनपुट ज़्यादा है। अगर वो क्रेडिट साइड है इसका मतलब है कि आपका आउटपुट ज़्यादा है, तो आपका ये अपने आप उसे कर लेगा। तो आपको अलग अलग लेजर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पेमेंट के टाइम पे जैसे कि पेमेंट करेंगे तो उस टाइम में क्या होगा कि आपको अलग अलग लेजर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है पेमेंट वगैरह की एंट्रीज, आप वहाँ देख लीजिए, तो उसमें आपको इनपुट आउटपुट अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना होगा, सिर्फ आपको CGST SGST सेलेक्ट करना होगा। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आप क्या कहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लेजर सेलेक्ट नहीं करना, आपकी पेमेंट भी इजीली हो जाएगी। और आपको वहाँ पर इनपुट अगर आउटपुट करके बनाइएगा तो आपको वहाँ अमाउंट भी ध्यान में रखना होगा, किसी नोट में लिखना होगा या उसमें बगल में लिख के आएगा नीचे में जब आप पेमेंट करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे क्या है कि आप अगर कॉमन लेजर यूज़ करते हैं, आपने परसेंटेज यानी कि टैक्स की डिफाइन कर दी है, लेकिन आप दोनों यानी परचेज और सेल के लिए CGST और SGST का कॉमन लेजर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तो सिर्फ समझाने के लिए इनपुट रखा है, अगर मैं आपको एक एंट्री आपको कॉमन लेजर की भी दिखाऊंगा, आप देखिएगा आगे। अब मैं ये लेजर्स कैसे क्रिएट किए मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर लेजर्स क्रिएट करना दिखाऊंगा, बार बार मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ आप उस जगह जो भी मैं नाम में डिफरेंसेस रखूँगा। जैसे मैं अगर मान लीजिए अदर जगह आपको सिर्फ CGST का दिखाता हूँ तो वहाँ मैं सिर्फ इनपुट हटा दूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देख लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से कंट्रोल और इंटर प्रेस करके मैं इसके अंदर गया। ये आप किसी भी वाउचर के अंदर अगर किसी चीज़ के अंदर जाके मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसमें कंट्रोल और एंटर प्रेस कीजिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप यहाँ पर इनपुट CGST 9% आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, आप यहाँ पर सिर्फ CGST लिख सकते हैं 9%। यहाँ अगर सेल के लिए बनाना है तो आउटपुट CGST 9%, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स है, क्योंकि CGST सेंट्रल टैक्स, अब सेंट्रल टैक्स और यहाँ 9% आपने डिफाइन कर दिया। अब सपोज इट अगर आप मान के चलिए आपने कॉमन लेजर क्रिएट किया होता सिर्फ CGST, आपने कोई टैक्स रेट डिफाइन नहीं की होती, तो सिर्फ आप वहाँ CGST लिखते नेम में, और उसके बाद क्या करते जो मैंने सब प्रोसेस किया सेम करते, और यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है इसमें कुछ नहीं डालते, 0% रहता, आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते। और आप यहाँ पर अगर आप राउंड ऑफ का ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाहते टैली के अंदर, सेल वगैरह में जैसे मान लीजिए आपके पॉइंट में आ रहे हैं अमाउंट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप टैक्स के अंदर ही यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, तो आपकी ये टैक्स में ही उसमें जो भी पॉइंट आएगा वो हटा देगा और नॉर्मल राउंडिंग कर लेगा। नॉर्मल राउंडिंग मीन्स क्या होता है, डाउनवर्ड मतलब होता है कि मान लीजिए आपके अमाउंट है 99 रुपीज़ 20 पैसा, तो ये क्या करेगा, हमेशा डाउनवर्ड जाएगा, 99 रुपीज़ कर देगा,
अगर आपका अपवर्ड आप यूज़ करते हैं 99 रुपीज़ 50 पैसा, तो वो हमेशा अपवर्ड जाएगा, यानी कि उसको 100 रुपीज़ में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर नॉर्मल करते हैं तो 50 पैसे से नीचे हमेशा नीचे जाएगा। अगर आपका 99 रुपया 49 पैसा है तो हमेशा वो 99 रुपीज़ ले लेगा। लेकिन जैसे 50 या उससे ऊपर बढ़ जाएगा आपका पैसा, तो उस सिचुएशन में वो अपवर्ड में चला जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग नॉर्मली राउंडिंग यूज़ करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं अलग से राउंडिंग का बनाऊँगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसी तरीके से मैंने 14% का भी क्रिएट किया, खाली नाम में 14 और जो परसेंटेज है वहाँ मैंने 14 डाल दिया। SGST भी मैंने उसी तरीके से क्रिएट किया, सिर्फ सेंट्रल टैक्स की जगह स्टेट टैक्स सेलेक्ट किया। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने किया है। तो इस तरीके से मैंने किया है। अब आप देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे इसने कैलकुलेट किया है, तो वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टैक्स एनालिसिस पे आप क्लिक करें, अदरवाइज आपके पास एल्ट और ए का भी ऑप्शन है, आप उसे प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पर आप डिटेल में चले जाएं। आप देख सकते हैं बिपकॉक था मेरा 28% का, तो इसने 14% SGST CGST करके चार्ज कर लिया और यहाँ पर आप इसने 9% करके चार्ज कर लिया। और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसने कैलकुलेशन की। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको नीचे में कोई डिफाइन नहीं करना पड़ा कि किस रेट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसको, उसने अपने आप कर ली क्योंकि आपने आइटम के अंदर उसे डिफाइन कर दिया था। और मैं इस तरीके से आपको एंट्री को, मेरी तो ये एंट्री ऑलरेडी एक्सेप्ट थी और लेकिन एक जगह मिस्टेक थी, वो मैं वापस से फिल कर देता हूँ। जो मैंने इंट्रा स्टेट सेलेक्ट किया हुआ था इस पे, सॉरी ये मेरा इंट्रा स्टेट हो गया, एक सेकेंड, सॉरी हाँ ये मेरा इंट्रा स्टेट करना होगा मुझे 28%। फ्रेंड्स एक सेकंड मैं आपको एक प्रिंट प्रीव्यू भी इसका दिखा देता हूँ। तो एल्ट और पी प्रेस करें आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं नो प्रीव्यू। अगर आप विथ प्रीव्यू रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़ करके रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप विथ प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अगर विथ प्रीव्यू लिखा रहा है आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि प्रिंट करने से पहले आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आप जाके कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेल के लिए यूज़ करें तो यहाँ टैक्स इनवॉइस कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं कि टाइटल आप क्या देखना चाहते हैं, सिंपल फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब तो आप फ्रेंड्स अपने समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आप GST के रेट्स वगैरह कैसे बगल में फिट करेंगे। मान के चलिए आप अगर सेल इनवॉइस किसी को जनरेट करें, उसे क्या मालूम कि बिपकॉक आपने डिफाइन करके रखा है, उसे क्या मालूम बिपकॉक पे 28% चार्ज हो रहा है, अब पाइप पे कितना % चार्ज हो रहा है, उसे कैसे ये पता चलेगा कि आपने किसके ऊपर क्या चार्ज करके रखा है। आपने तो नीचे सिर्फ CGST और SGST चार्ज करके दे दिया, उसे कहीं पर उसे ये डिफाइन हुआ कि आपने किस पर कितना चार्ज किया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, GST का ये कॉलम एक्टिवेट करना होगा यहाँ से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, यस करूँगा मैं, एल्ट के साथ जेड यानी कि जूम। अब देख सकते हैं कोई भी डीलर, अगर आप सेल की बात करें तो आप उसे देंगे तो 18% 28% इस तरीके से बगल में लिखा है, उससे समझ में आएगा कि किस पर क्या टैक्स आपने चार्ज की है और इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और कुछ आपकी, ये तो परचेज वाउचर है, मैं आपको सेल भी दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा। अब मैं फ्रेंड्स आपको दिखा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आप इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप CGST डायरेक्ट लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप फिर उसे सेल के लिए भी यूज़ कर लेंगे और आपको पेमेंट के टाइम दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक सेकेंड पेमेंट का भी प्रोसेस थोड़ा सा समझा दूंगा। पहले मैं आपको कॉमन लेजर समझा दूं। ये फ्रेंड्स मान के चलिए मेरा कॉमन लेजर है, मैं आपको फिर से एंट्री करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन आप आज समझे होंगे कि किस तरीके से मल्टीपल लेजर्स का यूज़ करते हुए, मल्टीपल रेट्स का यूज़ करते हुए आप सिंगल इनवॉइस में परचेज हो या सेल हो। सेल की पहले मैं आपको एक एंट्री मल्टीपल पे दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए समझना भी बेटर हो जाए। तो उसके लिए सेल के लिए हमें सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो या अकाउंट इन्फो में जाके वाउचर में चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको टैक्स इनवॉइस कट करनी है, GST इनवॉइस कट करनी है, रिटेल इनवॉइस। तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो में बोला था कि ये GST इनवॉइस कट करनी होगी GST के बाद, दोनों के लिए, B2B B2C के लिए। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहता हूँ। उस वक्त तक मैं इस बात के लिए अपडेट था और कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं, ये जो मैंने वहाँ बताया वो गलत नहीं है, लेकिन
90% लोग अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए अलग अलग उसे देखना चाहते हैं। अगर एक में आप मिक्सअप कर देंगे तो आपको रिटर्न फाइल करने समय B2C और B2B को छांटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए 90% लोग टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस अभी भी यूज़ कर रहे हैं। और मुझे टैली कंपनी से भी मैंने बात की तो उनका भी कहना था कि आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान के चलिए मैं टैक्स इनवॉइस यूज़ करता हूं तो क्योंकि मैं तो वैट में भी यूज़ करता था, तो मैं क्या 1 नंबर से लूं या जो मेरी नंबरिंग थी वहीं से मैं लूं? तो मैं आपको बता दूं, आप अगर कंटिन्यू सीरीज़ रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनी का कहना है, टैली कंपनी का, कि आप अलग रखते हैं तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि अब टैक्स रेट्स वगैरह अलग हो गए हैं, आप वैट से GST में आ गए हैं, तो आप न्यू नंबरिंग रखेंगे तो अच्छा होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अब न्यू नंबरिंग कैसे की जाए, तो उसके 2-3 प्रोसेस हैं, आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ करें। सबसे पहले अगर मैं मान लूँ कि मैंने टैक्स इनवॉइस मेरे पास ऑलरेडी थी, मैं एक टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर लेता हूँ, वाउचर। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं सेल्स में चला गया, यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक वगैरह सेलेक्ट कर लिया और इस तरीके से मैंने नेम ऑफ क्लास मैंने नहीं दिया, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं ये B2B में आपको समझाऊंगा नेम ऑफ क्लास वगैरह कैसे देते हैं। और मैं अब टैक्स इनवॉइस यहाँ चला गया। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है, मान के चलिए आप वैट के टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो आप इस तरीके से आपका ये अंदर में ऑप्शन होगा, इसमें कैसे डिटेल्स वगैरह फिल की जाती है। कुछ लोग जैसे आपके में नॉर्मल 1 लिख कर आएगा कि 1 2 3 करके इनवॉइस नंबर, कुछ लोग क्या करते हैं अपनी फार्म के नेम ऑब्लिक दे के ईयर डिफाइन करते हैं, फिर उसमें टैक्स इनवॉइस होती है तो T लिखते हैं, रिटेल इनवॉइस होती है तो R लिखते हैं, उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो सब सेटिंग्स इसी में हो जाती हैं, कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, ताकि आपको अगर वैसी कुछ सेटिंग्स करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जैसे ये 1 अप्रैल यहाँ पर ईयरली चुना हुआ है, अगर आपका ये इस तरीके से वैट के टाइम चुना हुआ था तो आप इसे इस तरीके से मंथली कीजिए और यहाँ आ जाइए और आप 1 जुलाई सेलेक्ट कीजिए। इसके लिए एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप कीजिए। और यहाँ पर भी आप यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 1 जुलाई सेलेक्ट करते हुए एंटर करके इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम बात करेंगे कि जो मैंने अभी आपको ये बात बताई, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, बेसिकली देखा जाए तो अब आपकी क्या है कि हर महीने में आपकी इनवॉइस नंबर वापस से 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर मंथली सेलेक्ट कर लिया है। अब आप GST में जुलाई में जो इनवॉइस काट रहे हैं 1 to 30, मतलब 30 दिन के लिए जो भी इनवॉइस काट लीजिए, फिर अब अगस्त में जब करेंगे तो वो फिर वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके के प्रोसेस से। तो इससे अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अलग वाउचर बनाएं, वो मैं अब आपको आगे दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वो लोग क्या करते हैं। ये तो अभी जुलाई की बात को आप रहने दीजिए, क्या करेंगे वहाँ पर ये SSS, मान लीजिए मेरी फार्म का नाम है 17 18, ये ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, ऑब्लिक देके T यानी कि टैक्स इनवॉइस, इस तरीके से एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। मान लीजिए कैपिटल लेटर में मैं लिख देता हूँ T, इस तरीके से एक्सेप्ट कर देंगे तो उनकी इनवॉइस में इस तरीके से कुछ इनवॉइस नंबर के आगे लिख कर आएगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि आपको वाउचर्स कैसे क्रिएट करने हैं और क्या वाउचर्स आप क्रिएट करें जो आपके लिए बेटर भी हो, आपकी नंबरिंग भी कंटिन्यू सीरीज में चले। मान लीजिए 1 से आपने GST इनवॉइस शुरू की, तो फ्रेंड्स मैं बोल रहा था कि जैसे आपको कि GST के अंदर आपने 1 नंबर से स्टार्ट कर दिया और आप कंटिन्यू सीरीज में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन से वाउचर्स क्रिएट करने होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं टैली में और जुलाई यानी कि जुलाई से आपने टैली में एंट्री स्टार्ट किया, तो आप टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस का ही वाउचर क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपको तो वहाँ पर आपने तो पहले से यूज़ किया नहीं है, तो आपको तो ये प्रॉब्लम्स आएगी नहीं कि आपको मंथली वगैरह सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जिस तरीके से मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा उसी तरीके से आप वो क्रिएट कीजिए, खाली नाम होगा टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस और आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन जिन लोगों ने वैट के टाइम से उसे यूज़ किया है उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि उनके में इनवॉइस नंबर 1 से स्टार्ट करने के लिए जुलाई सेलेक्ट करना होगा और वो फिर मंथली चलेगी। तो अब मैं चलता हूँ, मैंने इस तरह के वाउचर्स क्रिएट किए, B2B इनवॉइस, B2C इनवॉइस, बात तो सेम है। टैक्स इनवॉइस यहाँ यूज़ करते थे, तो टैक्स इनवॉइस के लिए आप किसके यूज़ करेंगे? B2B के लिए, B2B को यूज़ करेंगे। और B2C को किसके लिए यूज़ करेंगे? रिटेल इनवॉइस के लिए। आप इस तरीके से करेंगे, सेल्स करेंगे, ऑटोमेटिक ये आपके 1 से स्टार्ट होगी। बाकी आप जो वो डिटेल मैंने बताया कि उस तरीके से अगर फॉर्मेट चाहते हैं इनवॉइस का तो वो आप यहाँ पर डाल दें, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट ऑन इनवॉइस है इसे टैक्स इनवॉइस कर दें, ताकि जब आपकी प्रिंट होगी तो वहाँ टैक्स इनवॉइस करके लिख कर आएगा। और यहाँ पर अब नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास में हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या डालना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कॉमन लेजर लेके दिखाऊंगा आउटपुट और इनपुट के लिए,
और लेकिन मैं उसमें टैक्स रेट डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ पर जैसे CGST 9%, सॉरी @9% मैंने इस तरीके से ले लिया। यहाँ मैंने एंड ऑफ द लिस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर मेरे पास तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रा स्टेट सेल, तो मैंने अभी 9% लिया, तो उसके लिए मैं इंट्रा स्टेट सेल 18% ही सेलेक्ट करूँगा क्योंकि वो इसी में एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर इस तरीके से मैं कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास CGST 9% का कोई लेजर है। हाँ, मैंने बना के रखा हुआ है। ये आप देखें, इस तरीके से आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है और मैं इस तरीके से सेट कर दिया। अब आप सोचेंगे मैंने नेम ऑफ क्लास वगैरह दिया क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत ये है कि अगर आप बार बार सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं अपने इनवॉइस के अंदर, और हाँ फ्रेंड्स, एक सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, ये आप तब नहीं कीजिएगा जब, जैसे मैंने अभी बताया कि आप एक ही इनवॉइस में मल्टीपल लेजर्स यूज़ करें और मल्टीपल रेट्स के आइटम आप सेल कर रहे हैं एक ही सिंगल इनवॉइस के अंदर, तो आप नेम ऑफ क्लास मत बनाइएगा। आप डायरेक्ट खाली इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नेम ऑफ क्लास बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ डिफाइन कर देंगे वो आपके हमेशा वाउचर में दिखाई देगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि उसमें CGST 14% लिखा है। भले उसमें अमाउंट नहीं फिल होगा लेकिन वहाँ बगल में लिखा रहेगा। तो अगर आप वैसा सिचुएशंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप नेम ऑफ क्लास नहीं बनाइए। लेकिन अगर आप अलग अलग सेपरेट इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं कि मान के चलिए मैं 14% के इनवॉइस अलग क्रिएट करूंगा, 9% के अलग क्रिएट करूंगा और मैं मल्टीपल लेजर्स भी यूज़ करूंगा, तो उस सिचुएशन में क्या है फ्रेंड्स, आप नेम ऑफ क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों सिचुएशंस के लिए दिखा देता हूं। फर्स्ट मैं आपको इस तरीके से आपको दिखाऊंगा, सेकंड मैं इसमें से ये सब हटा दूंगा। हटाने के बाद मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से एंट्री होगा। मैं यहाँ पर SGST ले लेता हूँ, इस तरीके से मैंने ले लिया फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ राउंडिंग ऑफ का मैंने शायद बना के रखा है, मैं देख लेता हूँ कि मैंने बनाया कि राउंडिंग ऑफ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे आप। अब इसमें इस तरीके से करना है आपको, और यहाँ पर अंडर में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या करता है, माइनस प्लस करता है अपने हिसाब से। ये आपके वहाँ अंडर चूज़ करने पे डिपेंड नहीं करता है। ये जब मान लीजिए आपके पैसे घटाएगा, अगर क्योंकि अपनी नॉर्मल राउंडिंग चुनी है, जब पैसे घटाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब पैसे बढ़ाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये अपने PL के अंदर अपने आपको एडजस्ट कर लेता है। आपको यहाँ पर इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं, और यहाँ पर भी इस तरीके से आपको नॉट एप्लीकेबल करते हुए इंटर एक्सेप्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एज टोटल अमाउंटिंग राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पर आपको 1 रुपीज़ यानी कि 1 रुपये के अंदर ये आगे पीछे करेगा। और फ्रेंड्स मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप टैक्स के अंदर डिफाइन करना चाहें राउंडिंग प्रोसेस, तो आप इस तरीके से करें। यहाँ एप्लीकेबल यानी कि नॉर्मल करेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे या 1 भी डाल सकते, कोई फैक्टर नहीं है, 1 भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कि 2 से क्या होगा कि 2 रुपये तक वो राउंडिंग करेगा, ऐसे 1 में 1 रुपये तक राउंडिंग करेगा। यहाँ पर आप वो अमाउंट डाल देंगे। अदरवाइज मैं तो अभी यहाँ पर वो चूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, इस तरीके से मैंने। अब मैं यहाँ पर CGST 14% का भी बना लूँ, तभी मैं आपको दिखा पाऊँगा कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। क्यों मैं मना कर रहा हूँ कि अगर आप सिंगल मल्टीपल लेजर्स यूज़ कर रहे हैं और मल्टीपल रेट्स के आइटम एक ही इनवॉइस में कट करना चाहते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएगी नेम ऑफ क्लास क्रिएट करने पर। CGST 14%, CGST 9 SGST 14%। यहाँ पर मैं फिर से राउंडिंग ले लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम सेल की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर B2B सेलेक्ट किया। अब अगर आपने नेम ऑफ क्लास बनाया तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप CGST 14% का बिलिंग करना चाहते हैं या CGST 9% का। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन अराइज होंगे अगर आप नेम ऑफ क्लास में करते हैं। तो यानी कि अब आप इस सिचुएशन में कैसे बिलिंग करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। यानी कि आप मल्टीपल लेजर्स तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप बिलिंग करेंगे मल्टीपल रेट्स की तो अलग अलग इनवॉइस जनरेट करेंगे। अब जितनी तरह के रेट्स हैं, अगर आपसे एक कस्टमर
10 तरह के रेट्स वाले 5 तरह के रेट्स वाले प्रोडक्ट ले जा रहा है तो आपको 5 इनवॉइस क्रिएट करनी होगी। तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं ये जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर आपको अब चूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर CGST 14% राउंडिंग वगैरह सब कुछ अपने आप आ गया, आपको चूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल तो मैं आपको इसमें एंट्री नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने ये सिर्फ नेम ऑफ क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है ये मेरा मकसद था कि आपको सिखा दूँ और इसका यूज़ बता दूँ कि इस तरीके से आपको चूज़ करने की बराबर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंगल इनवॉइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं मल्टीपल आइटम्स के लिए, तो अगर आप मल्टीपल इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ करें, अदरवाइज आप नेम ऑफ क्लास को ब्लैंक छोड़ें। तो मैं जाके उसे वापस से मॉडिफाई करूँगा। मैं अब इसके अंदर जाके मॉडिफाई कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जाके मैं ये सब कुछ मिटा दूँगा, ये जो मैंने टाइप किया है सब मैं ब्लैंक कर दूँगा। आप देख सकते हैं जैसे ब्लैंक किया अंदर कुछ डिटेल फिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये मैंने यहाँ से हटा दिया तो कुछ आएगा ही नहीं। ये मैंने हटा दिया यहाँ से और इस तरीके से मैंने क्रिएट कर लिया। और अब मैं आपको B2C का भी दिखा देता हूँ। सिर्फ नाम B2C लिखना है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पर आके रिटेल इनवॉइस टाइप कर लेना है। कैपिटल में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और उसके बाद आप चले जाएं। अब मैं आपको वाउचर में एंट्री करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं परचेज़ की एंट्री कर लूँ, जो मैंने आपको कॉमन लेजर बोला कि आप इनपुट आउटपुट ना लगाएं, डायरेक्ट आप लें। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, सारी एंट्रीज मैं डिलीट करता हूँ जो अभी तक मैंने की हैं। सिवाय एक एंट्री के, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है। ये फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, जैसे मैंने कॉमन लेजर की बात की थी कि कॉमन लेजर्स में अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप अगर मेरे इस वीडियो को भी देख लें तो समझ में आ जाएगा आपको कॉमन लेजर में क्या करना है। आपको ये मैंने आपको B2C के लिए समझाया है, यहाँ पर आप B2B में भी वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपको उस समय ये जोड़ी नहीं कि इस तरीके से आपको रखना है। यहाँ पर अगर आप इसे यहाँ जाके यस भी कर दें तो आप लेजर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो कॉमन ही करेंगे। कैश ये मैंने दिखाया। हाँ एक बात बता दूं, जब आप कंज्यूमर यानी कि जो क्या कहते हैं लास्ट कंज्यूमर है, जो कंजप्ट करने वाले गुड्स को रिटेल में, उस सिचुएशन में जैसे आप कैश में करते हैं तो यहाँ बायर्स जरूरी नहीं है आपको सबके लिए बायर्स के लिए लेजर्स क्रिएट करने की, कि अब जितने आदमी आए तो सबके लिए आप लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। रिटेल इनवॉइस में लेजर्स क्रिएट करते वक्त अगर आप सबके लिए लेजर्स क्रिएट करेंगे तो आपको फिल्टर करने में दिक्कत हो जाएगी आपको असली टैक्स इनवॉइस के समय, क्योंकि इतने लेजर्स आपके सामने बन जाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप यहाँ पर बायर नेम में जो उसने नाम लिखाया है वो आप लिख दें। जैसे मान लीजिए मैंने राम लिख दिया, यहाँ पर मैंने उसका डिटेल्स कुछ भी डाल दिए, इस तरीके डालें, प्रिंट में आपका ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई क्रेडिट में ले रहा है, चाहे वो टैक्स इनवॉइस में ले या रिटेल इनवॉइस में ले, और आप मेंशन करना चाहते हैं क्रेडिट या कैश, तो यहाँ आप कैश, क्रेडिट, एडवांस कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपके इनवॉइस में मेंशन हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि इनवॉइस किसके एवज में की गई है, कैश के एवज में, क्रेडिट। और यहाँ स्टेट सेलेक्ट जरूर करें, तब नहीं तो आपका रिटर्न में आपको जो GSTR है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा, ये आपका मिसमैच में चला जाएगा। यहाँ कंज्यूमर सेलेक्ट कर लें। यहाँ सेल का मैंने कॉमन लेजर बना के रखा हुआ है। और ये फ्रेंड्स आपके में ये आप देखते होंगे मैं जब इस तरीके से करता हूँ टैक्स डिटेल्स क्लासिफिकेशन आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर GST यस रखा हुआ है। इसे मैं नो कर दूंगा तो ये नहीं आएगा। अब देखिए नहीं आ रहा है। ये क्यों यस रखना पड़ता है? कई बार ऐसा होता है कि आप ने अंदर में या आपके अकाउंटेंट ने लेजर्स क्रिएट किए सेल्स के, परचेज के, उस समय क्या हुआ कि उसने अंदर में जो GST डिटेल्स मैंने बताई थी कि आप फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो उसने अंदर में जाके उसके अंदर रेट्स वगैरह फिल कर दिए। तो अब क्या है, उसको आप दूसरे लेजर्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ करना है दूसरे लेजर्स के साथ, मतलब मान लीजिए आपने 18% वहाँ पर रेट डाल दिया सेल के लिए, सेल अंदर में जाके आपने वहाँ पर डिटेल में 18% डाल दिया। अब 28 के लिए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर 18 के ऊपर कैलकुलेट करेगा। उस सिचुएशन में क्या है कि आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, यही जो मैंने ऑप्शन नो किया इसे आप यस करें, तो क्या होगा जब भी आप सेल उसे सेलेक्ट करेंगे तो आपसे फिर से एक बार पूछा जाएगा ये किस तरीके का है। सपोज इट, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपने वीडियो हो सकता है मे भी देखा भी हो। मान के चलिए आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया, सपोज इट, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से मैं गया, मैंने इसके अंदर यहाँ पर डाल दिया इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट या अनरजिस्टर्ड डीलर्स वगैरह, कुछ भी आपको यहाँ मैंने फिट कर दिया।
अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर ये फिट कर दूँ तो क्या मैं यही लेज़र को मैं इंट्रा स्टेट के लिए यूज़ कर सकता हूँ? तो हाँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्यों यूज़ कर सकता हूँ? अगर मैं वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग में जाकर उसे ऑन कर दूँ, जो मैंने अभी आपको बताया सेटिंग, उसे ऑन कर दूं तो उसके बाद मुझसे फिर से पूछा जाएगा, तो वहाँ पर मैं फिर से वापस से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। सपोज इट मैंने यहाँ सेल एग्जेम्प्ट सेलेक्ट कर लिया, एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट कर लिया, गुड्स कर लिया, तो क्या मैं इसे टैक्सेबल के लिए यूज़ कर सकता हूँ? 100% यूज़ कर सकता हूँ, नो डाउट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरीके से देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप सेल टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अब ये टैक्सेबल के लिए इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं फिर वापस जाके इसे मॉडिफाई कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैं ये सब आपको नहीं बताऊँ, जरूरी नहीं है मुझे बताना, क्योंकि मैं आज दूसरे टॉपिक पे वीडियो बता रहा हूँ, लेकिन आप मेरी हर वीडियो देखेंगे तभी आप सीखें। मैं ये नहीं चाहता हूँ, अगर मैं सेल के ऊपर बता रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है मैं सबको डिफाइन कर दूँ यहाँ पर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो, जैसे कई लोगों की ये डिमांड है कि हम लोग को वीडियो आप भेज दीजिए मेल पर, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। आप ऑफलाइन यूट्यूब पर सेव कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उससे मेरी वीडियो को रिकॉर्ड करके आप अपने पास रख सकते हैं। ये एक ईजी प्रोसेस है। ऐसे डाउनलोडिंग का भी प्रोसेस है कि यूट्यूब से आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं परमानेंटली, लेकिन वो इनलीगल है बताना, और मैं भी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ तो मेरी वीडियो चलेंगी कैसे, क्योंकि सब तो डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको वो यहाँ पर नहीं बताऊँगा, वो इनलीगल भी है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब की का साफ इंस्ट्रक्शन है, रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कभी ये किसी को नहीं बताएं कि कैसे यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड की जाती है परमानेंटली। तो कुछ लोग बताते हैं यूट्यूब पे, कुछ लोग बता देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, चैनल उनके कुछ दिन बाद जब पॉपुलर हो जाती है वीडियो तो बंद भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको जाता हूँ वापस से। अब मान के चलिए, सपोज इट, बार बार ये मेरा बाहर निकल आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं किया। अब मान के चलिए ये आपको यहाँ पर आपने टैक्स रेट वगैरह फिल कर दी और आपको वापस हटाने आपके अकाउंटेंट ने फिल कर दी। यहाँ पर बाय मिस्टेक कॉमन लेजर था लेकिन उसने फिल कर दी यहाँ पर नीचे में टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल वगैरह, और उसके बाद यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर ये सेल्स टैक्सेबल ली और यहाँ पर टैक्सेबल 18% यहाँ मैंने मान के चलो फिल कर दी। अब आपको इसको हटाना है तो आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, इसमें जाएंगे मॉडिफाई करने के लिए और यहाँ टैक्स रेट हिस्ट्री में जाके ये जो डेट्स हैं इससे आप मिटा देंगे, जो भी डेट्स हैं। उसके बाद आप सेकेंड में जाएंगे, इससे भी इस तरीके से मिटा देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, जीरो में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगी क्योंकि आप कई चीज़ के अंदर तो जाके देखेंगे नहीं कि क्या होता है क्या नहीं। तो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोज़ में ये भी बात बताई आपको। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे 18% का प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैंने CGST SGST नॉर्मल लिया, ना इसमें टैक्स रेट लगाया, ना इनपुट ना आउटपुट, कुछ नहीं। लेजर्स मैंने इस तरीके से क्रिएट किया, मैंने बोला था मैं दिखा दूंगा, मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करता हूँ इस तरीके से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कुछ क्रिएट किया है। तो आप भी इस तरीके से अपने लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आप कॉमन लेजर का यूज़ करना चाहते हैं। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कॉमन लेजर्स किस सिचुएशंस में आप यूज़ कीजिए तो बेटर है। मल्टीपल लेजर्स आप किस सिचुएशंस में यूज़ कीजिए तो आपके लिए बेटर है। लेकिन मल्टीपल लेजर में आपको एक बेनिफिट जो आज तक आपको नहीं पता थी, या अगर आपको पता चल भी गई तो कोई बात नहीं, कि आपके क्वेश्चंस आते थे मेरे पास कि क्या सर हम मल्टीपल लेजर्स तो यूज़ कर रहे हैं, क्या हम एक इनवॉइस पर मल्टीपल रेट्स के आइटम सेल आउट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? तो आज की वीडियो मेरी इसी के ऊपर थी कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, तो अब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, खाली अगर इसमें प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि आपको जो आइटम्स है उसके ऊपर रेट्स आपको याद रखने होंगे किसके ऊपर क्या है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग आपको 100% बेटर मिलने वाली है। हाँ, जिनकी एक ही मतलब वर्क है, मान के चलिए आप उनका एक ही प्रोडक्ट है, उस पर 1% का टैक्स लगना है, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना कॉमन लेजर ही यूज़ करें तब कोई। और जिन्हें फिर याद करने में प्रॉब्लम है कि हम याद नहीं रख सकते, भैया आप कॉमन लेजर यूज़ कर लो, बट लेकिन आपको रिपोर्टिंग के टाइम तो बहुत प्रॉब्लम आनी है। हाँ, रिपोर्टिंग के टाइम अगर आपसे डिटेल नहीं मांगी जाए तो सबसे बेटर उस सिचुएशन में तो कॉमन ही लेजर है। अब मैं एक बात आपको क्लियर और कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं
टॉपिक पे आया हूँ तो सब बात आपके लिए क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों ने मुझसे ये कमेंट किया था कि सर फ्राइट वगैरह जो हम लगाएंगे जैसे सेल के टाइम पे, तो क्या उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगेगी या उसके लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने ये कुछ इस तरीके का परचेज बना हुआ, आप इसी तरीके से सेल भी बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ सेम लिया, ये सब तो आपको मैंने अभी बता ही दिया कैसे लेना है। फ्राइट का लेजर आप नीचे लेंगे, CGST SGST के बाद लेजर्स कुछ इस तरीके से क्रिएट होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस आपके लिए, ये मैं परचेज के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप सेल में भी दिखा सकते हैं। तो मैंने खाली फॉर एग्जांपल आपको डेमो देने के लिए सिखाया। यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो उसके बाद ये एक पॉपअप खुल जाएगा, जब तक आप एप्लीकेबल रखेंगे नहीं खुलेगा। जैसे आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे ये इस तरीके खुलेगा, GST बोथ बेस्ड ऑन वैल्यू सेलेक्ट कर लें। तो फ्रेंड्स जो आप ये नीचे में 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी आपकी टैक्स चार्ज हो गई है। आप देखना चाहेंगे तो आप Alt प्रेस करें, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डिटेल दिखाई देगी, क्योंकि आपकी ये जो फ्राइट चार्जेस आपकी कॉस्टिंग में जाके जुड़ जाती है, जो मतलब ये जो अमाउंट है आपकी आइटम की इसमें जुड़ जाती है। आपको ये प्रूफ कैसे पता चलेगा कि ये इसके ऊपर इसने टैक्स कलेक्ट किया। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर 1000 रुपये पे मैं 9% चार्ज करूं तो 90 रुपये होंगे, 99 रुपये नहीं होंगे, 9 रुपये मेरे इसके ऊपर चार्ज होना है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके की आपकी कोई प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट किया था, तो वो भी आज हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि इस तरीके से आप लेजर्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। अब टाइम नहीं ख़राब करते हुए सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम चलते हैं वाउचर्स की तरफ। सॉरी, मैंने कहा था कि मैं सारी एंट्रीज पहले डिलीट करूँगा। मैं सारी एंट्रीज Alt+D के साथ डिलीट कर दूं। परचेज की एक एंट्री करूंगा और एक सेल की एंट्री करूंगा, आपको दिखाऊंगा, रिपोर्टिंग दिखाऊंगा, GSTR दिखाऊंगा। उसके बाद मैं कुछ अनाउंस करूंगा और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था कि हम लोग अपग्रेड कैसे करें, अगर मेरे पास ओल्ड वर्जन टैली है उसको न्यू वर्जन में कैसे करें। तो मैं उसकी फुल डिटेल तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको बेसिकली डिटेल दे दूंगा कि आप आराम से उसे कर पाएँ। सबसे पहले मैं परचेज में गया, 3 जुलाई चुनी, रवि नाम का जो मेरा सप्लायर मैंने उसे चुन लिया। यहाँ मैं यहाँ पर सिंगल यूज़ करूँगा इनवॉइस मल्टीपल आइटम के लिए। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इसे नो करना होगा। नो किया, एक्सेप्ट किया, रवि किया। अब यहाँ पर पाइप ये मैंने किया 10 पीस 100 रुपये के रेट से, ये इस तरीके से क्रिएट हुआ। यहाँ मैंने इंट्रा स्टेट परचेज, मुझे याद है कि मैंने क्या डाला था, इंट्रा स्टेट परचेज कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने बिब और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें अब एक ऑप्शन नहीं आया। वो क्या नहीं आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैंने नो किया इसका ना वो ऑप्शन नहीं आया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपसे ये अगर नहीं भी आएगा आपके में कोई दिक्कत नहीं है। जो शुरू में मेरा ऑप्शन आ रहा था इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इंट्रा स्टेट के लिए कर रहे हैं। और क्योंकि इंटर स्टेट की अगर बात होगी तो उसके लिए तो आप अलग ही इनवॉइस करेंगे, उसमें इंट्रा स्टेट को नहीं मिक्स करेंगे। सॉरी, परचेज वाउचर में अगर आप एंट्री करते हैं, आपने किसी से इंटर स्टेट परचेज किया तो वो तो कभी आपसे इंट्रा स्टेट चार्ज कर नहीं सकता है। जिससे आप इंटर स्टेट परचेज करें यानी कि अदर स्टेट से परचेज करें तो उस सिचुएशन में अलग रखेंगे। तो उस वक्त अगर आपका ये जो मॉडिफिकेशंस वाला ऑप्शन है ये अगर ऑन भी ऑफ भी रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लिए सिर्फ इस चीज़ के लिए जो मैं आज आपको वीडियो बता रहा हूँ इसके लिए सिर्फ नो करना है आपको। इससे यही आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑन रहे या ऑफ रहे। ऑफ ऑन अगर मान लीजिए वो यस रहता है तो आपको बार बार उसमें जाके फिल करना होगा कि परचेज टैक्सेबल या नॉट एप्लीकेबल भी अगर आप रहने देते हैं, सिर्फ इंटर प्रेस कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने मॉडिफाई कर दिया है सब कुछ। अब यहाँ पर आप सॉरी ये तो गोडाउन है, यहाँ पर मैं 10 पीस ले लेता हूँ। फिर मैंने इस तरीके से ले लिया, आप देख सकते हैं मेरा 28% का है। यहाँ पर मैंने नॉट एप्लीकेबल रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर CGST 9%, SGST 9%, और आपको क्या लेना है, मुझे उसी तरीके से मुझे CGST 14% लेना होगा और SGST 14%। अब देख सकते हैं फ्रेंड इस तरीके से मैंने लिया। मैं
आपको उसकी पूरी डिटेल भी दिखा दूं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। इसकी अब रिपोर्टिंग आपको दिखा दूं। सॉरी, मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया मुझे देखना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर से मैं एक बार एंट्री मार लेता हूं। चलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। BS बैलेंस शीट देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इस तरीके से आ रहा है डेबिट साइड, क्योंकि आपने परचेस किया और सारी आपको डिटेल्स अलग से दिखाई दे रही है। अगर आप कॉमन लेजर यानी कि CGST का सिर्फ यूज़ करते तो कोई इस तरीके से आपको डिटेल नहीं दिखाई देती। हाँ, अगर आप सेल करेंगे तो इस तरीके से आपको, मान लीजिए जैसे आपने इस तरीके का कॉमन लेजर सेलेक्ट किया यानी कि इनपुट आउटपुट मेंशन नहीं किया, तो आपको यहाँ सेल का यहाँ क्रेडिट साइड दिखाई देगा जो मैंने कहा था। अब PL में हम चलते हैं, इसके इफेक्ट्स देखते हैं। देखिए आप फ्रेंड्स, 18%, 28% ऑटोमेटिक अलग हो गया आपका। भले आपने एक ही इनवॉइस में किया, लेकिन उसने आपने लेजर्स वहाँ सेलेक्ट कर लिया तो उसने अपने आप अलग कर दिया। अब हम इस तरीके से चलते हैं लेजर्स के अंदर नहीं, परचेस रजिस्टर। ये देख सकते हैं मैंने एक ही से इनवॉइस परचेस किया। ये आपका एक ही के अंदर रहेगा, क्योंकि परचेस के टाइम तो अगर मान लीजिए जिससे आपने परचेस किया है उसने तो एक ही बिल में अगर 18%, 28% दोनों चार्ज कर दिया है, तो आपको तो रिटर्न के टाइम एक ही देना है। तो फुल डिटेल अगर आप उसकी देखना चाहते हैं अलग से, इस तरीके से आप कॉलम में जो भी आपको ऑप्शन यस करने आप यस कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके टैक्स वगैरह अलग से चार्ज करके दिखाए गए हैं। और सेल्स रजिस्टर में मैं आपको दिखा दूं, फिर मैं एंट्री पास कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने जुलाई में कुछ एंट्रीज पास की, वो यहाँ दिखाई देती हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे B2B और B2C के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग चाहिए। तो चेंज वाउचर में जाऊँगा, B2B वाउचर सेलेक्ट कर लूँगा। इसमें B2B की जितनी भी सेल होगी इस महीने में वो सारी दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे साल के लिए, तो आप यहाँ पीरियड सेलेक्ट कर लें तो पूरे साल की B2B की दिखाई देगी रिपोर्टिंग। फिर यहाँ पर जाके आप जो भी उसके ऑप्शंस यस करके कॉलम्स लाना चाहें वो कॉलम्स ले आएँ। देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से कुछ कॉलम्स आएंगे आपके, उसमें सब अलग अलग डिफाइन रहेगा। और एक बात मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप टैक्स इनवॉइस यानी कि B2B के लिए और B2C के लिए राउंडिंग के अलग अलग लेजर्स क्रिएट कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि आपके दोनों के मिक्सअप हो जाएंगे। अगर आपको परफेक्ट रिटर्न देनी है कि राउंड विथ राउंडिंग आपको परफेक्टली देनी है, कि आपकी राउंडिंग भी इधर उधर ना हो, B2B में आपने कितनी राउंडिंग ली, B2C में कितनी राउंडिंग ली, वो आपको 100% परफेक्ट देनी है। कुछ लोग ऐसा देते हैं, इवन मैं भी देता हूँ ऐसे ही, एकदम परफेक्ट देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि मैं थोड़ी सी भी मिस्टेक करूँ रिटर्न फाइल करते वक्त। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि टोटल जो आपका अमाउंट है, अगर आप राउंडिंग ठीक से नहीं देंगे तो आपकी टोटल अमाउंट मिसमैच करेगी। तो उसके लिए अगर आप अलग अलग लेजर्स रखते हैं राउंडिंग के लिए, जैसे B2B के लिए अपने जो राउंडिंग का लेजर सब कुछ प्रोसेस सेम रहेगा। B2B के लिए आपने क्या लिया, राउंडिंग ऑफ ले लिया, और B2C के लिए आपने ले लिया राउंडिंग ऑफ, उसके बाद परसेंटेज की साइन दे दी या रिबेट करके कोई ऑप्शन ले लिया। तो उससे क्या होगा, आपको दिमाग में सेट है कि हाँ मैंने इसके लिए ये लिया, उसके लिए मैंने ये लिया हुआ है। बस अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जब आप रिटर्न देखेंगे तो दोनों की जो राउंडिंग है वो अलग अलग दिखाई देगी, दोनों एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होंगे। और अगर आप नेम ऑफ क्लास में जाके भले आप टैक्स रेट नहीं डालिए, क्योंकि आपको मल्टीपल लेजर्स के लिए सिंगल इनवॉइस में मल्टीपल आइटम्स की बिलिंग करनी है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या है कि आप वहाँ जाके नेम ऑफ क्लास में और कुछ मत लिखिए, सिर्फ राउंडिंग लिखिए। और उसके अंदर सेल के अंदर मान लीजिए B2B के अंदर, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, हो सकता है आपको मेरी बात ऐसे समझ में ना आए। ये सपोजिट मैंने B2C लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसके लिए मैंने सपोजिट रिबेट बनाया, रिबेट लिख दिया और मैंने इस तरीके से ऐसे
इंट्रा स्टेट, इस तरीके से कर दिया। इंटर स्टेट के लिए मैं अलग बना लूँगा, सपोज इट मुझे सिर्फ इंटर स्टेट के लिए बनाना है, जैसे ये तो मेरा इंट्रा स्टेट हो गया राउंड ऑफ में, या मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं इंट्रा स्टेट, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप चूज़ कर सके इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के लिए। इस तरीके से आपने यहाँ पर इंटर स्टेट, खाली इंटर स्टेट आपने लिख दिया, और उसके बाद इस तरीके से आपने किया, और सॉरी मैंने फिर वहाँ गलत बता दिया आपको, इंट्रा स्टेट मैंने सेलेक्ट किया ना, हाँ ठीक है, इंट्रा स्टेट, और यहाँ पर आपने रिबेट नाम से जो आपने लेजर क्रिएट किया होगा, रिबेट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल आपने इस तरीके से किया होगा। यहाँ पर एज टोटल अमाउंट राउंडिंग कर दिया, इस तरीके से नॉर्मल, और यहाँ 1 कर दिया। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि ये आपका हमेशा वहाँ रहेगा, ये फिर टैक्स तो है नहीं कि आपको फिर दिक्कत है, ये हमेशा आपका रिबेट या लेस कुछ भी आप टाइप करके अलग करके रखें तो ज़्यादा बेटर होगा राउंडिंग में आपको कैलकुलेट करने में। इस तरीके से आप रख सकते हैं नेम ऑफ क्लास में, और फिर उसके लिए B2B के लिए आप उसमें वहाँ पर टाइप कर लें राउंड ऑफ, उसके लिए आप नॉर्मल यूज़ करें। अब मैं चलता हूँ सेल की तरफ, क्योंकि मैंने परचेज तो दिखा दिया आपको, सेल की तरफ मैं चलता हूँ। मैं लूँगा B2B, सपोज इट मैंने B2B लिया, मैंने यहाँ पर कोई भी एक अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर भी मल्टीपल करूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं इंट्रा स्टेट सेल @18%, ये मैं नॉट एप्लीकेबल भी रहने दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ विपकॉक 4 पीस 100 रुपये के रेट से, यहाँ पर मैं इंट्रा स्टेट 28%, और जोड़ी नहीं, जैसे मैंने इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट लिखा है तो आप भी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ही लिखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है आप लोग के लिए समझने में, तो आप लिख सकते हैं लोकल सेल, अदर स्टेट सेल, या आउट ऑफ स्टेट सेल, इस तरीके से भी आप कुछ भी अपना नाम डाल सकते हैं वहाँ पर, इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर CGST 9%, SGST 9%, CGST 14%, SGST 14%, इस तरीके से आप फ्रेंड्स दे सकते हैं। और ऐसे Alt+P प्रेस कीजिए, प्रिंट प्रीव्यू देखिए। इसके लिए भी आप कॉन्फ़िगर में जाके जो सेटिंग्स मैंने बताई वहाँ पर अगर आपके में नहीं है तो आप डाल दीजिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका डिफ़ाइन हो गया, आपने क्या किया, कैसे किया, सब कुछ यहाँ डिफ़ाइन है। नीचे में भी आपका सब कुछ डिफ़ाइन है, और आपके अलग अलग मल्टीपल लेजर्स भी बन गए। एक इनवॉइस में आपकी सारी बिलिंग भी हो गई। अब मैं एक बार इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैंने एक्सेप्ट शायद नहीं किया है। फिर मैं आपको इसका PL में और बैलेंस शीट में जो इफेक्ट्स हैं वो मैं दिखा दूँ, फिर GSTR में मैं इफेक्ट दिखाऊँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्रेडिट साइड आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने सेल के टाइम ली है टैक्स, और इसने ऑटोमेटिक एडजस्ट किया है। आप देख सकते हैं इसने 56 है क्रेडिट में और 140 है डेबिट यानी इनपुट में, इसने 84 ऑटोमेटिक कर लिया। इसकी पेमेंट कैसे करेंगे तो हम एक बार मैं आपको वाउचर में जाता हूँ, पेमेंट में जाता हूँ, और आप देखेंगे पेमेंट में कितना इजी प्रोसेस है। यहाँ पर मैं ज़्यादा तो आपको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि उसको चूज़ करने से क्या है। यहाँ पर आपने 1 जुलाई की पेमेंट करनी है, 20 अगस्त को करनी होगी आपको, इसीलिए आप 1 जुलाई से 31 जुलाई की पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आप डिस्प्लेन लायबिलिटी चूज़ करेंगे, यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, CGST 9%। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको टैक्स पेड करनी ही नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ पर आपको शो कर, और बैलेंस शीट में भी आपने देखा था कि डेबिट साइड दिखाई दे रहा था। जब आपकी क्रेडिट साइड होगी ज़्यादा तब आपको टैक्स पेड करनी होगी। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने वहाँ पर आपको मोटो मेरा ये था कि दिखाने का कि आपको सिर्फ CGST 9% चूज़ करना होगा। अदरवाइज अगर आप इनपुट और आउटपुट के चक्कर में रहेंगे तो आपको इनपुट ऊपर लिखना होगा, फिर उस हिसाब से नीचे आउटपुट खींच के लाना होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। आपको क्या होगा कि जर्नल में जाके पहले एक एंट्री पास करनी होगी, जो मैंने
पहले वीडियो बताया कि किस तरीके से आपको करना है। तो उसमें जाके जर्नल में आपको एक एंट्री पास करनी होगी, कितना वैट पेबल है, कितना वैट पेबल नहीं है, उस तरीके के एक वाउचर क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। जो मैंने आपको सबसे पहला जो मेरा वीडियो है, लेक्चर है मेरी 1-1.5 घंटे की टैली के ऊपर, उसमें मैंने बताया था वो सब प्रोसेस होगा। इसीलिए मैं आपको अब सजेस्ट करूँगा कि आप CGST SGST करके लिखें। आपको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप टैली को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दें कि आपको बाद में एंट्रीज़ वगैरह में प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों आपको सजेस्ट किया है और क्यों मैं हर जगह आपको सजेस्ट करूँ। कुछ लोग होते क्या है कि खाली वीडियोस बना देते हैं टैली के ऊपर कि आपको एंट्रीज़ करनी कैसे करनी है। मेरा मेन मोटो ये नहीं होता है कि मैं एंट्रीज़ आपको कैसे करके दिखाऊं। एंट्रीज़ अगर दिखाने की बात होती है तो मैं आपको बहुत सी वीडियोस में दिखा देता, कुछ भी दिखा देता एंट्रीज़ में कि इस तरीके से करनी है, इस तरीके। मेरा मकसद होता है कि आप उससे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उससे क्या प्रॉब्लम्स आएगी उस एंट्रीज़ को करने में, और किस तरीके से आप प्रैक्टिकल लाइफ को सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है, आप क्या ज़रूरत है कि आप किस तरीके से आप एंट्रीज़ वगैरह पास करना चाहते हैं टैली के अंदर। तो मेरा मोटो ये रहता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बेस्ड हो मेरी वीडियो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि कई लोग का ये कहना होता है कि हम लोग जब टैली सीखते थे जहाँ पर वहाँ कुछ और बताया जाता था, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बिल्कुल उल्टा है, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता है जो हम लोग एंट्रीज़ वगैरह सीख के आए हैं। तो यही फैक्टर होता है कि जब उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ से रूबरू नहीं कराया जाता है कि किस तरीके से आपको एंट्रीज़ वगैरह करनी है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हैं B2B के लिए मेरी GSTR 1 में, यानी कि सेल की तो GSTR 1 में दिखाई देती है, वो आपको दिखाई दे रही है डिफ़ॉल्ट व्यू। इस तरीके से आप देख सकते हैं। GSTR 2 परचेज के लिए देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप वैसे देखना चाहें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से मैंने मल्टीपल लेजर्स का यूज़ करते हुए सिंगल इनवॉइस में मल्टीपल रेट्स के आइटम को परचेज और सेल किया। आज की वीडियो में तो मैंने ये आपको समझा दिया। अब मैं जो अनाउंस करने वाला था वो ये है कि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि सर आपने जितनी वीडियोस बनाई है उसे एक वीडियो में आप बता दीजिए। तो मैंने उस वक्त तो उन्हें जवाब दिया था, कमेंट में रिप्लाई दी थी कि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 5-6 घंटे की वीडियोस बनाना मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं इतनी डिटेल में अगर आपको बताने जाऊं और पूरी वीडियोस आपको कंप्लीट करना चाहूँ तो कम से कम 5-6 घंटे की तो वीडियो बनेगी, और मेरे लिए बनाना, अपलोड करना और आपके लिए उस वीडियो को देखना, ये तीनों काम पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि ठीक है, मुझे जो मेहनत लगेगी वो तो अलग बात है, कई लोगों की ऐसी डिमांड होगी कि मैं एक ही बार में देख लूँ सारी चीज़ें, बार बार मुझे पार्ट वाइज ना देखनी पड़े। तो ये आपके लिए, या जिन्होंने मुझसे कमेंट किया था उसके लिए ये खुशखबरी है कि मैं इस जुलाई के अंदर, या अगर बहुत लेट होगी तो मैं 1 से 2 अगस्त के अंदर आपके लिए ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपकी बेसिक जो एंट्रीज़ हैं, जैसे कि एडवांस अगर आप रिसीव करते हैं, चाहे आप रजिस्टर्ड डीलर से कीजिए, अनरजिस्टर्ड डीलर से कीजिए, पेमेंट कीजिए, सेल कीजिए, परचेज़ कीजिए, कॉमन लेजर में कीजिए, मल्टीपल लेजर में कीजिए, इस सब टाइप की जितनी भी एंट्रीज़ हैं मैं सबको एक वीडियो के अंदर ले आऊँगा और सब आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आज जो मैंने वीडियो बनाई इससे भी और बेटर मैं आपको समझा पाऊँ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं फ्रेंड्स, जो मैंने अभी तक फेस किया है GST आने के बाद, वो आपको उतना फेस करना ना पड़े। आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद आपकी जो भी एंट्रीज़ वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट हो जाएं। अब हम बात करते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा था कि सर मैं अपनी टैली को कैसे अपडेट करूं, मेरे पास पुराना वर्जन है टैली का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैली को अपडेट करना चाहते हैं तो www.tallysolutions.com पर आप जाइए। वहाँ डाउनलोड का आपको टैब दिखाई देगा सबसे ऊपर राइट साइड, उस पर क्लिक कीजिए। आपको वहाँ पर लिख के आ जाएगा कि GST की एक न्यू सीरीज़ रिलीज़ की गई है। वहाँ पर आप जाएंगे तो एक आएगा इंस्टॉल लेटर, आई थिंक वही आना चाहिए, इंस्टॉल लेटर, और एक आएगा डाउनलोड करके कुछ ऑप्शंस आएगा। तो आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, आपके पास सेटअप आएगा। वो सेटअप मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं होगा, 70 MB के लगभग होना चाहिए। उस सेटअप पे आप जब डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे नेक्स्ट, आई एग्री विथ, ओके वगैरह इस तरीके से पूछा जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी जो टैली पहले की जो इंस्टॉल थी वो C ड्राइव में थी, सपोज मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ,
और सी ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर थी, तो आप वहाँ पर जब ब्राउज़ करेंगे इंस्टॉल करते वक्त, तो वहाँ ब्राउज़ करेंगे उसी ड्राइव के अंदर ही आपको इंस्टॉल करनी है। अगर आप एजुकेशनल वर्जन से यूज़ करना चाहते हैं, कई लोग ऐसा होता है, जैसे मैं इसी लैपटॉप के अंदर अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज़ के लिए भी टैली यूज़ कर रहा हूँ, एक आपको समझाने के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये सी ड्राइव में रखी है, वो मेरी अदर ड्राइव में है। वो अदर ड्राइव में इसलिए ताकि फॉर्मेटिंग के टाइम पर प्रॉब्लम ना हो, फॉर्मेटिंग या हैंग वगैरह होती है तो उस समय प्रॉब्लम ना हो, मेरे डाटा में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आए, मेरे डाटा इरेज ना हो। लेकिन मैंने जो सी में यूज़ की सिर्फ आपको सिखाने के लिए। हाँ, मैं ये बोलना जरूर चाहूँगा कि अगर आप टैली वहाँ से डाउनलोड करते हैं और अपने उस ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं वापस से, तो फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा कि अपने डाटा का बैकअप जरूर ले लें। अगर आप बैकअप नहीं लेते हैं तो हो सकता है आपके डाटा में कुछ फॉल्ट हो जाए, तो इसीलिए कंपनी भी सजेस्ट यही करती है कि आप बैकअप जरूर लें। और उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे और नेट कनेक्ट करेंगे तो आपकी टैली एक्टिवेट हो जाएगी न्यू वर्जन में, और इस तरीके से कुछ लिख कर आएगा सीरीज़ ए रिलीज 6.0.2 लेटेस्ट, इस तरीके से। और फिर अगर जब आप नेट कनेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए इसकी सीरीज़ और भी लेटेस्ट आती है, तो यहाँ पर लिख के आएगा ये सीरीज़ अवेलेबल है। तो अब इस सिचुएशन में कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आपको वहाँ से डाउनलोड करके क्या फ़ायदा होगा, आपके पास सेटअप हो जाएगा। आपके पास कभी नेट नहीं भी है तो, या बहुत MBs कम है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ खाली कनेक्ट करेंगे और उससे सिर्फ एक्टिवेट करना रहेगा, इंस्टॉल आपका तुरंत हो जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं यहाँ से अपग्रेड करेंगे तो क्या होता है कि आपको कम से कम 10 या 5 मिनट के लिए रुकना पड़ता है अपग्रेड होने के लिए सही से परफेक्टली। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप इस तरीके से जाएंगे जहाँ पर भी आपकी टैली इंस्टॉल है, मेरी यहाँ पर है, और यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके जो आइकन है टैली का, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करेंगे। जब इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो टैली आपकी खुलेगी। खुलने के बाद यहाँ पर जो लिखा रहेगा आप नेट कनेक्ट करके रखेंगे अवेलेबल, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। वहाँ विंडो ओपन होगी तो यहाँ राइट साइड इस जगह एक ऑप्शन रहेगा अपग्रेड योर टैली, तो उसको आपको चूज़ करना है, मतलब उस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले जो नीचे में आपको लिख कर आएगा कि 6.4 वर्जन, सपोज इट आप एक फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 6.4 वर्जन करके अगर लिख कर आएगा तो उस पर पहले आपको एरो से ले जाना है, मतलब उसे हाईलाइट करना है। हाईलाइट जैसे वो हो जाएगा उसके बाद अपग्रेड कर दीजिए, नेट कनेक्ट रहेगी, आपकी टैली ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, कोई सेटअप वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको मेरी समझ में आई होगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी थोड़ी बहुत वो सॉल्व तो हुई होंगी, मुझे ये उम्मीद है। और मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपको जो मैंने शुरू में कहा कि आप मेरे साथ फ्रेंडली कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंडली करेंगे तो हो सकता है मुझे भी कुछ आपसे एक्सपीरियंस गेन हो, आपको भी मुझसे कुछ एक्सपीरियंस गेन हो। एक दूसरे को जब हम लोग आपस में एक्सपीरियंस देते रहेंगे तो सबके लिए ये अच्छी बात है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। और हो सकता है आप मुझे कुछ सजेशंस दें, या अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो आप दें तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो भले वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो, मेरे लिए हो सकती है फ़ायदेमंद। और अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो यूट्यूब पे जो भी वो मेरी वीडियो देखेंगे उनके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं मैं कोशिश करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जीएसटी आपके लिए भी न्यू है, मेरे लिए भी न्यू है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करेंगे और मैं उसके आंसर दे पाऊँ। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।